हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉर्मूले के थ्रू रिवाइज कर रहे थे। यहाँ पे हम ना केवल फॉर्मूला बल्कि कुछ जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर बन सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th का एक चैप्टर रह गया था, सबसे पहले उसको करते हैं, फिर 10th का जो चैप्टर है उसको करते हैं। तो देखिए, जो साउंड है, सबसे पहले साउंड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये भी पूछा जा चुका है। तो याद रखना, क्या पता इस बार आपसे पूछ लेगा कि मतलब इसमें से कोई सा भी पॉइंट दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो साउंड होता है वो उसको चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से हम इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और याद रखना, जो साउंड है वो कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो मीडियम रिक्वायर कर सकती है, वो मीडियम क्या क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। और याद रखना, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है क्या? एयर इज मोस्ट कॉमन मीडियम। जो साउंड का मोस्ट कॉमन मीडियम है वो होता है एयर। एयर क्या है? एक प्रकार का गैस है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो लाइट होता है वो एक ट्रांसवर्स वेव होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। तो याद रखना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक्स बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो ऐसे बता के। फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगी, और जिसे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा, कोई बात नहीं। तो देखो, आप जो है इसको याद कैसे रखेंगे? वैसे ये बहुत इजी है, अभी आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, वहाँ पे इजी चीज़ें भी भूल जाती हैं। तो देखो, इसको कैसे याद रखना। एक होता है सोलो ट्रिप। सोलो मीन्स अकेले। जब हम अकेले कहीं घूमने जाते हैं उसको बोलते हैं सोलो ट्रिप। तो ऐसे होता है ना, सोलो ट्रिप। तो सो से यहाँ पे मतलब SO साउंड, LO इसे याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक वर्ड होता है समा, ऐसे करके समा। तो S और M, यानी ये जो है साउंड वेव जो होता है वो मैकेनिकल वेव भी होता है। तो इस तरह से इसको याद रख लेना। अब देखो, ये जो पॉइंट है, जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। भले ही ये कितना भी इजी पॉइंट हो, लेकिन एग्जाम में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम जो है एग्जाम तक इसको याद रख लीजिए, फिर भूल जाइएगा। देखो, अभी एक एग्जाम आया ना LT का, LT, तो ऐसे याद रख लेना, जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। अब देखो, जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट, मतलब इसमें हम पढ़ते हैं साउंड में फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले यूनिट हर्ट्ज होती है। और जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। अगर आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे देता है, वहाँ पे टाइम दे देता है, तो आप जो है फ्रीक्वेंसी को मतलब अच्छे से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे म्यू से दिखाते हैं, ये V नहीं होता, ऐसे म्यू होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखो, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे इनवर्स का यहाँ पे क्या होता है? रिलेशन होता है। T क्या है हमारा? टाइम पीरियड। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखो क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप नॉर्मली बस ये याद रखो, जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसकी पिच भी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसकी पिच भी सबसे कम होगी। इतना याद रखो। और ये देखो, ये भी ऑलरेडी पूछा गया है कि हमारा जो लाउडनेस है या सॉफ्टनेस है उसको कौन डिटरमाइन करता है? तो वो करता है एम्पलीट्यूड। कौन करता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी या फिर प्रेशर। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो एम्पलीट्यूड है ये तो हमारा जो है लाउडनेस सॉफ्टनेस को बताता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पिच को बताती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, एक है हमारा P1, यहाँ पे हम P1 यानी हम बोल रहे हैं कि एक है हमारा पर्सन 1, एक है पर्सन 2। इनका जो है पिच भी सेम है और इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो अब हम अब हम इन दोनों लोगों के मतलब पर्सन 1 पर्सन 2 इनके आवाज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके साउंड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो देखो, अगर सेम पिच है, सेम एम्पलीट्यूड है, तब हम आवाज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वालिटी या फिर टिम्बर आता है। हमारा क्या आता है? क्वालिटी या फिर टिम्बर, जो साउंड को डिफ्रेंशिएट करता है। तो याद रखना, अगर सेम पिच है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो क्वालिटी या फिर टिम्बर यहाँ पे आता है, जो साउंड को डिफ्रेंशिएट करता है। जो भी पॉइंट है सब एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा हुआ है। अब देखो, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, याद रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं? टोन। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज टोन। एनसीईआरटी की ही लाइन है। अब यहाँ पे देखो,
स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम नॉर्मली डी से दिखाते हैं जब हम जैसे जो है हम मोशन में पढ़ते हैं, लेकिन साउंड के केस में हम डिस्टेंस को क्या लेते हैं, मतलब उसका ऐसे वो ग्राफ बनाते हैं ना, तो जो हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं वेवलेंथ। क्या लेते हैं, वेवलेंथ। तो अब देखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हम डिस्टेंस को यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं, वेवलेंथ से, लैम्डा से। और ये मैंने आपको बताया ही है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड के इन्वर्स होता है। अब देखो v इक्वल, यहाँ पे v इक्वल क्या होता है, आप इसको कैसे निकालोगे, मतलब मान लो हम स्पीड को v से दिखा रहे हैं और डिस्टेंस हमारा लैम्डा है, और इस t को हम अलग कर ले रहे हैं, मतलब ऐसे कर ले रहे हैं। अब इस 1/t को हम म्यू बोल देंगे, यानी v बराबर लैम्डा म्यू, ये आ जाएगा। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत सारे स्टार्स लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है, इसमें ना डायरेक्ट फार्मूला नहीं पूछा है, इसके बेस पे हर एक शिफ्ट में 2021 वाला मैंने देखा, तो वहाँ पे मतलब हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको किसी किसी में वेलोसिटी दे देगा, लैम्डा दे देगा, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, किसी किसी में फ्रीक्वेंसी दे देगा, लैम्डा दे देगा, वेलोसिटी पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन वो जो है बनाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। लेकिन सबसे मेन बात यह है, जब भी आपसे बोले कि वेवलेंथ दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के बीच में, इनके बीच में आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशन, यानी ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से आपको याद होना चाहिए, तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में रखेंगे और वेवलेंथ को मीटर में रखेंगे। क्वेश्चन भले ही बहुत ईजी आता है, लेकिन वो आपको फंसाएंगे यूनिट में, वो आपको यहाँ पे किलो हर्ट्ज दे देंगे, इस तरह से मीटर के जगह पे मीटर ही देंगे या किलोमीटर दे सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना, और कन्वर्ट करना तब सबसे पहले ऑप्शन में देख लेना कहीं वो किलो हर्ट्ज में ही तो नहीं दिए हैं, अगर इसी में होगा तो कोई आवश्यकता नहीं होगी चेंज करने की। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन देखे मैक्सिमम में यही है, किलो हर्ट्ज में देंगे, आपको हर्ट्ज में चेंज करना होगा। हर्ट्ज में कैसे चेंज करेंगे, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 हर्ट्ज, ये हो जाएगा। तो आप जो है वहाँ पे 1000 से, या फिर इसी को हम बोल देते हैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो आप लोग बोले हो तो NCERT का ना जो बैक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, वहाँ से हम जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारा नहीं करेंगे, क्योंकि NCERT में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ पूछता है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो जो मतलब जितने भी मैंने फार्मूला करवाए हुए हैं, कम से कम उस फार्मूले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो फार्मूला है और अच्छे से क्लियर हो जाए, और आपको ये भी पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर वाला मैं कोशिश करी हूँ PDF किसी तरह बन जाए, तो उसको जल्द से जल्द करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। अब देखो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है और स्पीड ऑफ साउंड होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। आप जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, आप देखे होंगे बारिश के मौसम में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बिजली, मतलब बिजली नहीं, क्या कह सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे लाइट, मतलब लाइट दिखती है आपको, और उसके बाद गर्जना सुनाई देती है, यानी जो लाइट है उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले हमको लाइटनिंग दिखती है, उसके बाद जो है जो बादल गरजते हैं ना वो सुनाई देता है। मतलब बादल जब गरजते हैं उसके पहले लाइटनिंग होती है, ऐसा कुछ है, मतलब आपने फील किया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ ऐसा। तो याद रखना स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है। अब देखो जो साउंड की स्पीड है वो टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साउंड का स्पीड सॉलिड लिक्विड गैस में अगर आपको कंपेयर करना हो तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इस ऑर्डर को भी याद रखना, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो NCERT में जो भी जितने भी मतलब अलग अलग ये इस तरह से दिए हुए हैं, तो इसको आप जो है याद रखेंगे डायरेक्ट जो डाटाबेस क्वेश्चन है। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पूछता है तो वो होता है 331 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है 344 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। इको क्या होता है, इको जैसे आप कभी किसी पहाड़ी पे गए होंगे तो आप बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाओ तो वो आवाज़ आपके पास वापस आती है, यही होता है हमारा इको। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो देखो, डेफिनेशन नहीं बता रही मैं, क्या है, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, जो सेंसेशन होता है साउंड का वो हमारे दिमाग में कितना देर तक रुकता है वो होता है 0.1 सेकेंड।
अब देखो टू हियर इको, मतलब जब हमें इको को सुनना है तो टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्शन, मतलब जो हमने बोला और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है 0.1 सेकेंड। अब देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई साउंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन, मतलब जहाँ से हम बोल रहे हैं टू द रिफ्लेक्सिंग सरफेस एंड बैक, मतलब जहाँ से हम बोल रहे हैं वहाँ से लेके जहाँ तक गया वहाँ से। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ये हमारा है कोई पहाड़, तो यहाँ से ये साउंड गया और फिर वापस आया, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है 34.4 मीटर। डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इको, मतलब जो इको है उसे सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ डिस्टेंस। मतलब हमने तो ये देखा कि ये जो है टोटल 34.4 होता है, लेकिन उसको सुनने के लिए, इको को सुनने के लिए जो मिनिमम है वो इसका आधा होता है, यानी 17.2 मीटर। तो इन सब पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब देखो जो बार बार रिपीट हुआ है वो है हमारा रेंज, मतलब ऑडिबल रेंज क्या होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन, ये होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसी को कैसे बोलता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो अभी मैंने आपको बताया 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000, तो यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज बराबर 20,000। इस तरह से आप जो है याद रख सकते हैं। दोनों ही मतलब किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं, ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो इस दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। या फिर हर्ट्ज में पूछेंगे तो ऐसे दिखाना, हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में बोलेंगे तो ऐसे आपको बताना होगा। अब देखो क्या है, चाइल्ड जो मतलब 5 साल तक के बच्चे होते हैं और डॉग जो होते हैं ये कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज, मतलब ये 25 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, किसको, फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। अब देखो जो इंफ्रासोनिक साउंड है वो उसको कौन कौन सुन सकते हैं, राइनोसोरस जो कि बिलो 5 हर्ट्ज सुन सकता है, वेल हो गया, एलिफेंट्स हो गए, और जो अर्थक्वेक होता है इसका भी साउंड जो इंफ्रासोनिक में इंक्लूड होता है। तो ये सारे मेन पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज है तो ये हमारा इंफ्रासोनिक है, और फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज ये हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड है। तो देखो फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इसमें कौन कौन आता है, डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइज, मोथ एंड रैट, ये सब क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड साउंड को सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। देखो इंफ्रासोनिक में राइनोसिरस, वेल, एलिफेंट, अर्थक्वेक है, और अल्ट्रासोनिक में डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइज, मोथ एंड रैट है। तो ये है, मेरे पास ट्रिक तो है, भूलो ना, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम वेस्ट होता है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड होता है या फिर इसी को अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, इसका यूज क्या होता है ये भी आपके एनसीईआरटी में है। इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखी, लेकिन मैंने मेन पॉइंट जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले ये किसी भी मेटल ब्लॉक्स में कोई फ्लॉ हो, कोई क्रैक्स हो, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा इकोकार्डियोग्राफी में हेल्प करते हैं। तीसरा अल्ट्रासोनोग्राफी में हेल्प करते हैं। चौथा ब्रेक स्टोन, मतलब स्टोन को ब्रेक करने के काम आते हैं। तो ये इसका 4 यूज अच्छे से याद रखना जो एनसीईआरटी में मेंशन है। नेक्स्ट देखो सोनार, सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यहाँ पे SO से साउंड ही है। अब देखो ये सोनार जो होता है यूज टू डिटरमाइन, ये क्या डिटरमाइन करता है, डेप्थ ऑफ सी। अगर हमें समुद्र का गहराई की मतलब गहराई का पता लगाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, सोनार। लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन, अच्छा मतलब यहीं तक है। तो ये मतलब समुद्र के नीचे जो लोकेट है हमारे हिल्स, वैली, सबमरीन, इन सब का भी पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। अब देखो जो सोनार से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो वो उसमें इसी तरह से देंगे कि मतलब डेप्थ ऑफ सी को पता लगाने के लिए ऐसे ऐसे करके वो देंगे। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे क्या है 2D इक्वल टू V इंटू टी। जैसे हमने क्या देखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस इक्वल क्या हो गया, v इंटू टी। ठीक वही फॉर्मूला है, ये इतना तो वही है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के साथ में 2 का भी मल्टीप्लाई है, बस इतना सा याद रखना क्या डिफरेंस है। तो जब भी सोनार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये कुछ ना कुछ टर्म वहाँ पे दिया होगा कि डेप्थ ऑफ सी या वैल्यू ये सब, तो समझ जाना वहाँ पे 2d इक्वल टू वी इंटू टी का फॉर्मूला लगेगा। कुछ मत करना, डिस्टेंस निकाल लेना, फिर उसको हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर देना, सीधे से आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबको याद होगा। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्लास 10th। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या क्या होता है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, बट कोई बात नहीं, याद रखना ये सब जगह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर कौन सा है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वही सा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज होता है कैसा बनता है, वर्चुअल आभासी बनता है, और कैसा बनता है, इरेक्ट। तो देखो जहाँ भी वर्चुअल होगा हमेशा उसके साथ में इरेक्ट आएगा, वर्चुअल के साथ में हमेशा इरेक्ट आएगा, यानी जो इमेज वर्चुअल है वो हमेशा ही कैसी होगी, इरेक्ट होगी। आप खुद अपने आप को आईने में देखो, शीशे में देखो, तो क्या आप उल्टा दिखाई देते हो, नहीं, सीधे दिखाई देते हो। तो और उस इमेज को क्या हम छू सकते हैं, यानी वो रियल नहीं है, वर्चुअल है, इस वजह से उसको हम छू नहीं सकते हैं। तो कैसा होता है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लैटरली इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो इमेज वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा, जो इमेज रियल होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जैसे हम लिखते हैं ना VERY, वेरी, तो आप समझ लो आप इसका जो स्पेलिंग है वो चेंज हो चुका है, क्या हो गया, VERI हो चुका है। तो इसको छोड़ो, इसको याद रखो। अब देखो VE और RI, V से वर्चुअल, E से इरेक्ट, R से रियल, I से इन्वर्टेड, तो VERI, वेरी, ऐसे करके याद रख लेना। जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। अब देखो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर। मैंने कुछ भी कहानियाँ नहीं लिखी हैं, जो एकदम मेन पॉइंट है बस वही लिखा है। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है कि कॉनकेव मिरर को और किस नाम से जानते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कोई रेज आई यहाँ से गई, ये रेज आई फिर वापस इसी लाइन पे गई, तो यहाँ पे देखो जो इमेज मतलब है वो ऐसे कन्वर्ज हो रहा, और यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रेज आई वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आई ऐसे चली गई, मतलब यहाँ जो इमेज हो रहा ये वैसे तो ऐसे पीछे बनता है, वो क्या यहाँ से जो भी रेज आ रही वो क्या हो रही, डाइवर्ज हो रही, फैल रही, डाइवर्ज हो रही। तो इस वजह से कनकेव मिरर जो कि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इस वजह से इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं। तो अब देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। केव तो हम सब ने सुना है, केव मीन्स गुफा, तो ऐसे है, तो ऐसे हम गुफा के अंदर जाते हैं, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और इसके इधर क्या हुई होगी, पॉलिश हुई होगी, तो अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, अंदर के साइड से, इनर साइड से, तो ये हमारा कॉनकेव है। और यहाँ देखो अंदर में ही रिफ्लेक्शन वो हो गया, मतलब पॉलिश हो गया, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बाहर से होगा, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। अब देखो जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि जब हम इमेज को इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, जब हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखते हैं तब इमेज कहाँ बनता है, जब हम इमेज को ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ में रखते हैं तब इमेज कहाँ बनता है, और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। तो चलो सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं, मतलब एनसीईआरटी का जो एक जगह पे लिस्ट दिया हुआ है वो, उसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको देखना बस, आपको फिर दोबारा कभी भी ये भूलेगा ही नहीं कि कहाँ पे रखते हैं और कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो 1 मिनट में वो लिस्ट निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी में जो 4 नियम दिए हुए हैं इमेज फॉर्मेशन के, उसको देख लो। देखो 4 रूल क्या हैं इमेज फॉर्मेशन के। यहाँ से क्वेश्चन क्या पता पूछ लें कि कोई रेज
पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से होके जाएगी, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो फटाफट देख लो। देखो जब भी कोई रेज क्या होगी, जब भी कोई रेज, देखो ये होती हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस गोले का जो सेंटर होता है वो हमारा सेंटर हो गया, और सेंटर और इस पोल, ये जो देखो जो हमारा ये मिरर है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो होता है पोल। तो सेंटर और पोल का जो हाफ डिस्टेंस है वो होता है फोकस। इतना समझ में आया? तो अब देखो, हाँ ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर जाती है। और जब भी कोई रेज फोकस से होकर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी ये दोनों मतलब सेम ही है। अगर पैरेलल आ रहा तो फोकस से जा रहा, और अगर फोकस से आ रहा तो पैरेलल जा रहा। तो ये दोनों तो सेम ही है। तो भले ही इसको हम दो रूल बोल रहे हैं तो मतलब एक ही कह सकते हैं। तो याद रखना, पैरेलल आ रहा तो फोकस से जा रहा, फोकस से आ रहा तो पैरेलल जा रहा। अब देखो जो यहाँ पे रेज सेंटर से आता है वो सेंटर पे ही बैक हो जाता है, जो सेंटर से आता है वो सेंटर से ही बैक हो जाता है। और चौथा क्या याद रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मान लो कोई जो रेज है वो पोल पे किसी एंगल पे आया, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है। क्या है? थीटा है। तो ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसके बीच में भी कितना एंगल बनेगा, सॉरी यहाँ से ये भी बनेगा थीटा। यानी जिस अगर किसी एंगल से आ रही तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। बहुत ही ईजी थे, बस याद रखना क्योंकि वो ना कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब देखो ये है हमारा वो मतलब कह सकते हैं लिस्ट, जहाँ पे एक साथ में दिया हुआ है कि इमेज कब कहाँ पे बनता है, कहाँ पे रखेंगे। देखो ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड सॉरी क्या हो गया, चलो कोई नहीं। क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पोजीशन ऑफ, एक सेकेंड यार बैक हो रहा बार बार। ये है हमारा, सॉरी रुको ऐसे कर लेती हूँ। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है पोजीशन ऑफ इमेज कि कहाँ पे इमेज बनेगा, फिर यहाँ पे साइज, और फिर यहाँ पे नेचर क्या होगा उसका। तो अब देखो जो अभी एनसीईआरटी अपडेट हुई है वैसे तो उसमें क्या हुआ है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बोला है कि इमेज बनेगा ही नहीं। क्या होगा? इमेज नॉट फॉर्म। अब जो है इमेज नॉट फॉर्म लिख के आ रहा। तो आप एक चीज़ देख लेना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेना कि वो ऑप्शन में क्या दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी में मेंशन है, वैसे इतना कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, दोनों में से एक ही देंगे, तो उसमें चलो छोड़ो उसको। अब देखो सबसे पहले इस लिस्ट को देखो, आपको कुछ ना याद हो टेंशन नहीं लेना, अभी हम उसको अच्छे से याद कर लेंगे। देखो जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो हमारा इमेज है वो फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। जब हम बियॉन्ड सी रखते हैं मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तो जो इमेज है वो बिटवीन एफ एंड सी बनता है। और जब हम इसको सी पर ही रख देते हैं तो इमेज हमारा सी पे बनता है। जब हम सी और एफ यानी फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड सी बनता है। और जब हम इसको फोकल लेंथ पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है। और जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब जो इमेज है वो हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है। और अब बात रही नेचर ऑफ इमेज की, इसे कैसे याद रखोगे? तो नेचर ऑफ इमेज में हमेशा याद रखना ये जो यहाँ पे पॉइंट हैं इन सब में रियल और इन्वर्टेड है। केवल एक केस है जहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल बनाएगा तो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट भी आएगा, रियल होगा तो उसके साथ इन्वर्टेड आएगा ही आएगा। तो याद रखना सबसे पहले यहाँ पे पूरे जो ये केस हैं 5 केस, यहाँ पे रियल ही बनेगा, केवल एक केस ऐसा है जहाँ पे वर्चुअल बनेगा। अब इसके साइज को अगर याद रखने की बात करें तो देखो कैसे याद रखोगे, सबसे छोटा, छोटा, सेम, बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे करके याद रख सकते हो। देखो सबसे छोटा, छोटा, सेम साइज, बड़ा और बड़ा, एकदम बड़ा, ऐसे करके याद रख लो। अदरवाइज बना बना के देखना पड़ेगा। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा कैसे भी करके बस याद रख लो। तो कैसे याद रखोगे? जैसे मान लो आप जो है
आपके 7 भाई बहन हैं, तो आप अपने आप को मान लो कि हम जो है हम सेम साइज हैं। तो आपके 2 भाई बहन, एक एकदम छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा, फिर तीसरे पे आप आ गए। अब आपसे भी बड़ा एक, फिर उससे बड़ा एक, फिर उससे भी बड़ा। तो कैसे? सबसे छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और बड़ा और बड़ा, मतलब बड़ा और बड़ा, एकदम बड़ा, ऐसे करके याद रख सकते हो। सॉरी यार, थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, बट कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तक याद रख लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत करवा देंगे। तो ये पॉइंट अब देखो, ये तो आपको याद हो गया होगा, यहाँ तक रियल बनता है, ये आपको याद हो गया होगा। अब हमें इन दोनों पॉइंट को याद रखना है कि कब कहाँ पे रखेंगे और कहाँ पे बनेगा। तो अब चलो उस ट्रिक को समझते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले हमें 6 केस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो 5 तो हमने देखा, देखो ये 5 रियल बनाएंगे, यहाँ देखो मैंने इसे लिख दिया, ये 5 रियल बनाएंगे। ये एक जो है ये मिरर के बिहाइंड यहाँ पे इमेज बनाता है, तो ये हमारा एक वर्चुअल हो जाता है। तो ये तो आपको क्लियर है ही कि ये हमारा रियल होगा, ये हमारा वर्चुअल हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा हो जा रही। देखो सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे इमेज को? इन्फिनिटी पे। तो जब भी एग्जाम में आए ना, फटाफट ऐसे बना लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक मिरर बनाना, इसका पोल बनाना, इसका सेंटर बनाना, दोनों के बीच में क्या बनाएगा? हमारा फोकल लेंथ। अब देखो सबसे पहले इमेज को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर दूसरा केस है इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे, तीसरा केस है कि हम सेंटर पे ही रख देंगे, चौथा केस है सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे, पांचवा केस है फोकल लेंथ पे ही रख देंगे, छठा केस है फोकल लेंथ और पोल के बीच में रख देंगे। अब देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन्फिनिटी को 1, फिर दोनों के बीच को 2, फिर सेंटर को 3, फिर दोनों के बीच को 4, फिर इसको 5, फिर इसको 6, ऐसे नंबरिंग कर लेना। और अब यहाँ पीछे से नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5। अभी भले ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा याद करने का। तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 लिखना, लेकिन इधर से केवल 5 तक लिखना, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब देखो जब हम इमेज को इन्फिनिटी पे रखेंगे, इमेज नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकल लेंथ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। सॉरी फोकल लेंथ तो इसके बीच की लंबाई होती है ना, ये है हमारा फोकस, यानी फोकस पे बनेगा, फोकल लेंथ नहीं, फोकस। फोकस मैंने कई बार इसको फोकल लेंथ बोल दिया, पर देखो इसको हम बोलते हैं फोकस। ये जो लेंथ है ना, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो सॉरी, मतलब समझ जाना, उतना हो जाता कभी कभी। तो अब देखो, बैक हो जाओ भैया। हाँ, तो जब हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा, जब हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख रहे हैं, साफ कर देते हैं। अब देखो जब हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो अब ये कहाँ पे बन रहा है? सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा। जब हम इसको यहाँ रख रहे हैं सेंटर पे, तो ये सेंटर पे ही बन रहा। जब हम इसको सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रख रहे हैं, जब हम इसको सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रख रहे हैं, तो देखो 4 कहाँ है? यहाँ, यानी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। जब हम इसको फोकस पे रख रहे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसी मेथड से अभी मैं आपको लेंस में भी बताऊंगी, तो ये आप अच्छे से पहले क्लियर करो। अगर एक बार नहीं समझ में आया, एक बार और बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हम 6 केस डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर इन्फिनिटी सेंटर के बीच में, फिर सेंटर पे, फिर सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में। ये हुआ। अब इधर से आप 5 को 1, 4 को 2, ऐसे ऐसे करके मतलब उल्टा चल लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। अब देखो जब इन्फिनिटी पे रखोगे, जब इन्फिनिटी पे रखोगे तो कहाँ पे बन रहा? देखो फोकस पे। जब आप इन्फिनिटी सेंटर के बीच रख रहे हो तो सेंटर और फोकस के बीच बन रहा। जब आप सेंटर पे रख रहे हो, सेंटर पे ही बन रहा। जब आप सेंटर और फोकस के बीच रख रहे हो तो ये सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बन रहा। और जब आप फोकस पे रख रहे हो तो इन्फिनिटी पे बन रहा। और जब आप 6 पे रख रहे हो तो ये मिरर के पीछे बन रहा, यानी ये हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा। आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो इसमें से याद रखना, जो मिरर के साइड में ही हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? रियल हैं। केवल एक इमेज यहाँ पे वर्चुअल बनता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है, देखो यहाँ पे ये हम कॉनकेव के बारे में इधर डिस्कस कर रहे हैं।
तो जो हमारा कॉनकेव लेंस है ये रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज बना सकता है, लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और हमेशा ही डिमिनिश्ड बनाता है। यानी जैसे अभी हमने उसमें देखा था छोटा, मतलब सबसे छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और बड़ा और बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस छोटा, यानी ओनली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनता है बस। और यहाँ पे केवल दो केस होते हैं, जब हम जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, और उसके बाद इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। बस ये दो पॉइंट है, यहाँ पे इसको क्लियर रखना। बाकी यहाँ पे कई केसेस थे तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो यूज देख लो इनका। तो जो कॉनकेव लेंस है इसको हम इसको हम मैग्नीफाइंग मिरर बोलते हैं। तो इसका क्या यूज होता है, सेविंग मिरर में, सोलर फर्नेस में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल में, टॉर्चेज में, डेंटिस्ट मिरर जो होता है उसमें, इन सब में क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। और देखो कॉन्वेक्स की बात करें तो रियर व्यू इन व्हीकल और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस मिरर, जैसे आप देखोगे जो सीसीटीवी कैमरा होता है इन सब में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। आगे देखते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक होता है कि साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे ये हमने मिरर लिया और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो जितने भी मतलब इस मिरर के इस साइड में जो भी चीज़ें होंगी वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव, और इस साइड में जो होंगी वो क्या होंगी, यानी हम कह सकते हैं जो हमारे राइट में होंगी वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट में होंगी वो निगेटिव। और इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव और नीचे जो होगा वो हमारा नेगेटिव। बस इतना सा याद रखना, इसी की बेस पे सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। और ये अब यहाँ पे आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। तो ये मिरर फॉर्मूला आप बोलोगे किसके लिए है, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव। तो ये दोनों ही, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मिरर फॉर्मूला, तो ये दोनों ही केस में लगता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इन दोनों में ही ये फॉर्मूला लगता है। और जब यहाँ पे हम लेंस लिख देते हैं तब भी यही फॉर्मूला रहता है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो अगर इतने देर में मैंने आपको मतलब अगर आपको मिरर क्लियर हुआ होगा तो अभी देखना लेंस बहुत ही इजी हो जाएगा। इसी बेस पे सब कुछ है, बस वहाँ पे साइन का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट कुछ रहेगा, ये देखो जो इसका जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो इधर होता है और कॉनकेव का इधर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जितनी भी चीज़ें राइट साइड में है वो हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो इसका जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में है तो ये निगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। और सेम चाहे वो कॉनकेव लेंस हो वहाँ पर भी फोकस निगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस हो वहाँ भी फोकस पॉजिटिव होगा। फोकस चेंज नहीं होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, लेकिन जो लेंस फॉर्मूला होगा वहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। लेकिन जो फोकस है वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस इन दोनों केस में सेम होगा और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इन दोनों में ही सेम होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको क्लियर होगा मिरर फॉर्मूला। अब देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI। जब आप फॉर्मूला सॉल्व करना इतना लंबा मत लिखना, बस HI अपॉन HO, O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज, ऐसे याद रख लेना। और यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। और जब हम लेंस में देखेंगे यही केस तो ये माइनस यहाँ से हट जाता है, यानी प्लस को दिखाते नहीं है, तो सिंपली V/U हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो देखो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस V/U। V हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब इमेज डिस्टेंस है, U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर होगा। और जब भी M यानी जो हमारा मैग्नीफिकेशन है जब भी वो निगेटिव होगा तो ये रियल इमेज बनाएगा, और रियल है तो इन्वर्टेड हो ही जाएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल बनाएगा, और वर्चुअल के साथ में इरेक्ट आता ही आता है। अब देखो इसको भी कैसे याद रखोगे, देखो जो M है आपका निगेटिव है, निगेटिव ऐसे लिखते हैं ना निगेटिव, तो निगेटिव के केस में ये बना रहा रियल। तो देखो RENE मतलब यहाँ भी E यहाँ भी E, तो निगेटिव जब होगा तो ये रियल इमेज बनाएगा। इस तरह से याद रख सकते हो। बहुत ही मतलब ये जो छोटे छोटे से टिप्स ट्रिक्स होते हैं ना, ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपको, देख लेना। और देखो जब भी M
एक से बड़ा होगा तो इमेज की साइज़ भी क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। m जो है एक से छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ी होगी, इमेज की छोटी होगी। तो इस तरह से इसको भी याद रखें। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बन सकता है कि जब भी जो लाइट है वो रेयरर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयरर जा रही तो कब क्या होगा। तो देखो जैसे ये है हमारा, इसको हम मीडियम 1 मान रहे हैं, इसको हम मीडियम 2 मान रहे हैं, और यहाँ से एक सीधी लाइन लेते हैं, ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी। मान लो यहाँ से कोई एक रे आई, मान लो मीडियम 1 जो है हमारा रेयरर है और मीडियम 2 हमारा डेंसर है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, यहाँ पे लाइट क्या हो जाती है, ऐसे ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। यानी हम बोलते हैं कि जब भी ये रेयर टू डेंसर जाएगा, नॉर्मल के टुवर्ड जाएगा, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। और अब जब ये कैसे जाता है, देखो एक बार फिर से फटाफट बना लेते हैं। ये हो गया, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल बना लिया, और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया। तो जब यहाँ पे लाइट आएगी, ऐसे कोई लाइट आएगी, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जो है ऐसे जाएगी, मतलब नॉर्मल से, ये हमारी नॉर्मल होती है, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो डी आर इसको हम कैसे, मतलब ऐसे क्या लिखते हैं, डॉक्टर, डी आर डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर के पास कौन जाता है, मरीज जाते हैं। क्या जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो हेल्दी हैं, क्या वो जाएंगे, नहीं जाएंगे। यानी डॉक्टर पसंद किसको करते हैं, मरीज को, जो नॉर्मल नहीं है। यानी नॉर्मल व्यक्ति से डॉक्टर दूर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, मरीज के पास जाएंगे। तो ऐसे याद रखना, जो डॉक्टर होते हैं वो नॉर्मल से दूर जाते हैं। यानी जब हम डेंसर टू रेयरर मीडियम जाते हैं तो हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। क्लियर हो गया, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ, देखो यहाँ पे आपको मैं एक वो बता रही हूँ, आप जाना एनसीईआरटी को पढ़ना, तो वहाँ पे वो जो बोलते हैं ना 3 नियम जो दिए होते हैं कि जब लाइट जितने एंगल पे आ रही है, यानी इंसिडेंट, और जितने एंगल पे जा रही है, तो उसका जो एंगल है वो दोनों बराबर होता है, तीनों एक प्लेन में होते हैं। ये सब जो पॉइंट होते हैं ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आप उसको एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना। यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम म्यू से दिखाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको तो हमेशा सी रखते हैं, और सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। अगर आपको केवल वेलोसिटी दे देगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे और सी की जगह पे 3 × 10⁸ रखेंगे। तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बेंडिंग के डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीनों ही रिलेशन आप याद रखना। और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है 1.52। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखना, डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है तो डायरेक्ट वो मतलब इसको पूछ सकते हैं। अब देखो क्या है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तो था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये है हमारा रिलेटिव, यानी किसी के सापेक्ष। तो अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा n/1, तो जो सबसे पहले आएगा वो नीचे जाएगा, जो बाद में आएगा वो ऊपर जाएगा। यानी हम इसको कैसे बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ऐसे इसको लिखते हैं। तो देखो n/1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n2/n1 इक्वल, इसका अपोजिट कर देंगे v1/v2। और अगर इसी को n12 लिखते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है इसी का। तो मैंने केवल एक केस यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखो बात करते हैं लेंस की, स्फेरिकल लेंस।
तो यहाँ भी क्या आएगा, देखो वहाँ पे हमने सबसे पहले कॉनकेव मिरर फिर कॉन्वेक्स मिरर देखा था, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा रख दिया ताकि आपको सेम ही साइड में मतलब याद रहे एक वो। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। देखो मैंने इसकी हिंदी क्यों बताई, देखो यहाँ पे ए आ रहा ना, ए फॉर अवतल, ऐसे याद रख लेना। क्योंकि कभी कभी ना डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो बीच में मतलब उभरा हुआ सा है तो वो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल यानी उभरा हुआ बीच में। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है बीच में, यानी यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होती है मिडिल में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस तरह से इसको याद रखना। तो अब देखो ये कैसी होती है, जैसे मान लो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कोई लाइट आई यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग, जबकि ये पॉइंट वहाँ पे उल्टा था। तो देखो मिरर को अच्छे से याद रख लेना, लेंस में उसका उल्टा कर देना। और मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, निगेटिव। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा। और अभी आप फार्मूला भी पढ़ोगे ये एफ और पी के रिलेशन में, तो मतलब एफ इक्वल 1/p। तो अगर एफ पॉजिटिव तो पी पॉजिटिव और एफ निगेटिव तो पी निगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा लेंस में क्या होता है, वो जैसे हमने मिरर में देखा ऐसे था, तो इसी साइड में मतलब यहाँ रख रहे हैं तो इमेज इसी साइड में ऐसे ऐसे बन रहा है इसी। लेकिन लेंस के केस में आप ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे लेकिन इमेज इधर बनेगा। तो ये बस इतना सा याद रखना, बाकी वही सेम पॉइंट है। क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके मिडिल पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये फोकस 1, ये फोकस 2, ये फिर 2f1 और ये 2f2 होता है। तो बस इतना याद रखो। और अब देखो सबसे पहले इन्फिनिटी, जिसको हम 1 पॉइंट देते हैं, तो 1 इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में 2, 2f1 पे 3, 2f1 और f1 के बीच में 4, f1 पे 5 और फिर इसके बाद 6। और इधर में सबसे पहले यहाँ से शुरू करो तो 1, फिर इन दोनों के बीच में 2, फिर इसी पे 3, इन दोनों के बीच में 4, फिर इसी पे 5। बस इतना याद रखो। और अब देखो अब कैसे बोलोगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, लेंस के केस में याद रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, f2 पे। और जब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगा वो f2 और 2f2 के बीच में। और जब 2f1 पे ही रख दोगे तो इमेज 2f2 पे बनेगा। और जब 2f1 और f1 के बीच में रखोगे तो ये देखो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा। और जब आप f1 पे रखोगे तो ये इन्फिनिटी पे बन रहा। और जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये इसी साइड में बनता है, इसको याद रखना। और ये कैसा बनता है, वर्चुअल। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया सारा इमेज इसके उल्टे साइड में बनता है, लेकिन केवल एक इमेज है वो जो इधर ही बन जाता है, इसलिए इसको वर्चुअल बोल देते हैं। और मिरर के केस में वो सारे इमेज इधर बनते थे, एक इमेज इधर बनता था। और यहाँ पे सारे इमेज इधर बन रहे हैं, एक इमेज इधर बन रहा। तो इतना आप जो है कंपेयर कर लिए होंगे। अब देखो सेम वही पॉइंट है, यहाँ पे जो है रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेज बनते हैं, यहाँ पे केवल वर्चुअल इमेज बनता है। अगर इन्फिनिटी पे रखोगे तो f1 पे बनेगा, और इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दोगे तो ये हमेशा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर बनेगा। तो बस यहाँ पे केवल 2 ही केस हैं। तो इसको भी एक बार NCERT से दिखा दूँ। रुको, तो ये तो हमारा मिरर वाला हो गया। देखो यहाँ कॉन्वेक्स के केस में केवल हम यहाँ पे मतलब 2 केस डिस्कस करते हैं, और कॉनकेव के केस में ये पूरे 6 केस डिस्कस करते हैं। तो ये देखो ये है हमारा लेंस वाला कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो जब भी 2f1 पे रखो, जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो 2f2 पे बनेगी। f1 f2 के बीच में रखे तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा। बियॉन्ड 2f1 रखो तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। फोकस पे रखो तो इन्फिनिटी पे बनेगा। f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो यहाँ पे सेम साइड में मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एट द ऑब्जेक्ट, वहीं पे बनेगा। और इन्फिनिटी पे रखोगे तो एट द फोकस बनेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये वही केस है ना जो मैंने आपको बताया कि वो उल्टे साइड में बनेगा। अब यहाँ पे भी साइज वही है, सबसे छोटा, फिर सेम साइज, एनलार्ज, डिमिनिश,
इन्फिनिटी लार्ज और हाईली इनलार्ज, फिर इनलार्ज हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है, तो इसको भी आप जो है याद कर लेना। और बाकी ये देखो बिल्कुल सेम है, मतलब केवल ये एक केस है जो उल्टा है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है, बाकी सब क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। तो अब फटाफट इनके यूज देख लो। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका यूज होता है करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव लेंस का करेक्टिंग मायोपिया, और यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, और इसका यूज यानी कॉनकेव लेंस का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ये जो है माइक्रोस्कोप, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में यूज होता है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और जो कॉनकेव लेंस है वो फ्लैश लाइट या फिर बीम एक्सपेंडर में यूज होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है, किसी भी तरह से बस याद कर लो। अब देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, जो लेंस फॉर्मूला है कुछ भी नहीं चेंज है, यहाँ पे 1/v माइनस, अब प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। मैग्नीफिकेशन में वही है, बस जो माइनस था वो हट गया, HI/HO यहाँ भी हो जाएगा। और सेम वही पॉइंट, अगर m जो है निगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। अब इसको याद रखो, जो पावर ऑफ लेंस होता है वो फोकल लेंथ के इन्वर्स में होता है, और जो पावर होता है इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। तो अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन जब अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर में 100 आएगा। इस दोनों को याद रखना, यूनिट में ही आपको वो मतलब घुमाएगा, बाकी ईजी ही देता है, बस यूनिट में मीटर सेंटीमीटर इसका याद रखना। अब देखो अगर कई लेंस को हमने एक साथ में जोड़ दिया तो वहाँ पे निकालते हैं P टोटल, तो P टोटल में P1 + P2 + P3, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो पार्ट ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं। मैंने बहुत ही मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनाया वही वही लिखा है, लेकिन सबसे पहले आपको आई का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ एक बार। तो देखो ये सबसे पहले आई को अच्छे से देख लो, अभी इसके बारे में जो भी पॉइंट है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो सबसे पहले आप पूरे पार्ट ऑफ आई को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लो ये जो हमारा है स्ट्रक्चर, ये एक घर है, क्या है, एक घर है। तो घर में सबसे पहले क्या होता है, गेट होता है। क्या होता है, गेट होता है। क्या होता है, गेट होता है। सबसे पहले किसी भी घर में क्या होता है, गेट होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दो, हाँ। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एक गेट होता है जिसके थ्रू क्या होते हैं, लोग आते जाते हैं। लेकिन ये हमारी आइज है, तो आइज में क्या जाएगा, लाइट जाएगा। क्या जाएगा, लाइट। तो जो सबसे मेन गेट है उसका नाम क्या है, कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। आप आइज में देखोगे मैक्सिमम चीज़ें ट्रांसपेरेंट ही होती हैं। तो ये क्या करेगा, गेट है, तो ये लोगों को जाने के लिए अलाउ करेगा, यानी कॉर्निया अलाउ लाइट इंटर, यानी लाइट इसके थ्रू इंटर कर सके, तो लाइट को ये अलाउ करता है जाने के लिए। और यहीं से मेजर रिफ्रैक्शन भी होता है, कहाँ से, कॉर्निया से। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका आई बॉल। आई बॉल तो ये पूरा ही मतलब ये जो हमारा पूरा घर है ना, ये यही है आई बॉल। ये देखो पूरी तरह गोल नहीं होता, ये थोड़ा मतलब स्फेरिकल शेप होता है इसका। तो आई बॉल के बारे में अभी ऐसे याद रखो, कितना होता है, ये मतलब रफली स्फेरिकल होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो घर में सबसे पहले हमारा गेट है, बाकी का अब जो घर है और गेट इन सबको मिला के क्या है हमारा आई बॉल, जो कि स्फेरिकल होता है। देखो पूरी तरह गोल नहीं है, अगर हम ऐसे इसको बनाएंगे तो ये पूरी तरह गोल नहीं है। वैसे भी आप अपने आइज देखो, ये तो डायग्राम है, मतलब समझाने के लिए ऐसे बना दिए, गोल दिख रहा है, लेकिन आइज खुद ही देखो कहाँ पूरी तरह गोल है, तो बस ऐसे ही समझ लो। तो अब देखो ये जो है मतलब ये जो हमारा कॉर्निया है, हमारा गेट। अब जब हम आगे जाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है। क्या है, एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब को हम क्या बोलते हैं, इस तालाब को बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और जब आप जो है इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे 2 बॉडीगार्ड लगे होते हैं। क्या होते हैं, 2 बॉडीगार्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। तो आइरिस, और ये जो बॉडीगार्ड है ना, एक बॉडीगार्ड की जो आँखें हैं वो नीली कलर की हैं, और एक बॉडीगार्ड जो है उसकी जो आँखें हैं वो ब्राउन कलर की हैं। एक की नीली, एक की ब्राउन। तो अब देखो, यानी आप इसको कैसे याद रखोगे, ये जो आइरिस है ये हमारा बॉडीगार्ड है जो इस लेंस को पकड़े रहता है और यहाँ से मतलब जाने के लिए अलाउ करता है लाइट को, ये भी। तो अब देखो आइरिस, यानी
ये जो बॉडीगार्ड हैं इनकी आँखों का कलर हमने आपको बताया, यानी जो आइरिस होता है, जो आप देखते हो किसी किसी की आँखें भूरी हैं, किसी की काली हैं, किसी की नीली हैं, तो आइरिस ही उसमें मेन रोल निभाता है कि मतलब किसकी आँख का कलर क्या होगा। तो अब देखो ये जो आइरिस होता है, यहाँ से सबसे मेन एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो पुपिल का साइज होता है उसकी साइज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, उसकी साइज़ को कंट्रोल करता है। यानी अगर ये पास पास आएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर ये दूर दूर चले जाएंगे तो ये थोड़ा मतलब फैल जाएगा, ऐसे इलोंगेट हो जाएगा। तो पुपिल की साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। अभी मैंने आपको क्या बताया, आइरिस क्या है, हमारा बॉडीगार्ड है। तो पुपिल मतलब ऐसे समझो ये वाला मतलब पीपल, यानी लोगों को आने जाने के लिए कौन कंट्रोल करता है, बॉडीगार्ड कौन है, आइरिस। यानी आइरिस जो है पुपिल को क्या करेगा, यहाँ पे कंट्रोल करेगा। आप सोचोगे इतना भी क्या कहानी बताना, इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी था। चलो अब कहानी वहानी नहीं पढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आइरिस समझ में आया, पुपिल समझ में आया। और सबसे पहले यहाँ पे देखो जो लेंस होता है, आइज में जो हमारे लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव कि कॉन्वेक्स। तो अभी मैंने आपको बताया बीच में उभरा हुआ, देखो ये दिख रहा ना ऐसे बीच में उभरा हुआ कौन, उत्तल मीन्स कॉन्वेक्स। तो अब आगे बढ़ो, जब आप आगे बढ़ोगे एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे तालाब है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। इसके आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपको रेटिना दिखाई देगी, और यहाँ पे रेटिना से निकले होते हैं ऑप्टिक नर्व। और याद रखना रेटिना पे हमेशा जो इमेज होता है वो उल्टा बनता है, इन्वर्ट बनता है, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं ना, जब ये सिग्नल को हमारे ब्रेन के पास में लेके जाते हैं तो वो ब्रेन जो है इमेज सीधा बनाता है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। चलो फटाफट इसका पॉइंट क्लियर करते हैं, बाकी ये सब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। देखो पार्ट ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले कॉर्निया होता है, जो हमारा मेन गेट होता है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या होता है, ये लाइट को इंटर करने के लिए मतलब अलाउ करता है। कॉज मेजर रिफ्रैक्शन, ये सारे पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब तो हम सब कुछ क्लियर कर ही लिए हैं, बस देखते जाओ। आई बॉल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसका जो डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। आइरिस क्या होता है, जैसे बॉडीगार्ड की आंखें नीली हैं, यानी ये कलर मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि हमारे आंखों की कलर को डिसाइड करता है। ये पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है, और ये लाइट की एंट्री को भी रेगुलेट करता है। जैसे आप देखो जब भी आप बहुत ज़्यादा धूप में जाओ तो आंखें ऑटोमेटिक सिकुड़ जाती हैं, तो उसमें कौन रोल निभा रहा, वो है हमारा आइरिस। अब देखो पुपिल क्या होता है, ओपनिंग इन आइरिस, मतलब ये आइरिस, तो इसके बीच की जो ओपनिंग है वही हमारी पुपिल है। एडजस्ट टू कंट्रोल लाइट एंट्री को ये क्या करती है, एडजस्ट करती है। अब देखो लेंस क्या होता है, जो हमारी आइज में लेंस होता है ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है। फोकस इमेज ऑन रेटिना, ये जो मतलब जो इमेज बना उसको रेटिना पे ले जाके क्या करता है, फोकस कराता है। सिलरी मसल्स क्या होते हैं, कंट्रोल लेंस शेप, लेंस की शेप को कौन कंट्रोल करता है, ये सिलरी मसल, टू एडजस्ट फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। अब देखो रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इमेज यहीं पे बन रहा तो ये हमारा स्क्रीन हो गया। यहाँ पे दो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड, एक होता है कोन्स। जो रॉड होता है वो देखो आर फॉर रॉड, आर फॉर रात, तो जो रॉड है वो डिम लाइट में काम करता है, यानी ये ब्लैक वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो कोन्स होता है ये डिटेक्ट करता है ब्राइट लाइट, यानी ये कलर्ड विजन प्रोवाइड करता है हमें, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा स्केलरा क्या है, टफ वाइट आउटर कवरिंग, आपकी आंखों में देखो जो वाइट वाला पार्ट है वो है हमारा स्केलरा। मेंटेन आई शेप, ये आई शेप को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व, ये क्या करते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं, कहाँ से, रेटिना से ब्रेन के पास में लेके जाते हैं। रेटिना पे इमेज उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन पे ये जब लेके जाते हैं सिग्नल तो इमेज सीधा बना देता है हमारा ब्रेन। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर क्या है, क्लियर फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और ये क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेशर को। विट्रस ह्यूमर क्या है, ट्रांसपेरेंट जेल बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर, लेंस और रेटिना के बीच में जो बड़ा सा समुद्र था वो था हमारा विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है, शेप एंड सपोर्ट टू रेटिना। अब देखो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा आइज के पास में ऐसे था, यहाँ से ऑप्टिक नर्व गया, यानी एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व तो है लेकिन वहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई विजन नहीं होता, इसलिए उसको हम बोल देते हैं ये ब्लिंड नहीं, ब्लाइंड स्पॉट।
अब देखो फॉर नॉर्मल आइज जो नियर पॉइंट होता है, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर, और नॉर्मल आइज के लिए जो फार पॉइंट है वो हमारा इन्फिनिटी, मतलब हम इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब देखो एकोमोडेशन, ये भी ऑलरेडी पूछा गया था, सिंपली मतलब इसका डेफिनेशन पूछा था, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस। मैं इसका कोई वो मतलब ट्रिक वगैरह नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू सेशन में आपको बताया हुआ है, तो डायरेक्ट देखते जाओ। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, नियर मीन्स निकट दृष्टि दोष। तो ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की चीज़ें नहीं दिखेंगी, पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मायोपिया में कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, और सबसे मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से, इसका कारण क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का बहुत ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है। और करेक्शन क्या होगा, कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे लगाते हैं। अब देखो आई बॉल, जैसे ये हमारा आइस था, ऐसे ये हमारा लेंस है, तो अगर ये ऐसे होता तो हमारा जो यहाँ से लाइट आया वो रेटिना पे गया, इमेज बनी, लेकिन अब ये आई बॉल ऐसे इलोंगेट हो गया, तो अब देखो रेटिना यहाँ आ गया लेकिन इमेज पहले ही बन गई। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मायोपिया के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना यानी रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस, यहाँ पे हम दूर की चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू लॉन्ग, और यहाँ पे आई बॉल टू शॉर्ट यानी उसका जस्ट उल्टा, और यहाँ पे इमेज बनता है बिहाइंड रेटिना। अब देखो अगर ये आपका गोला, आइज का गोला बहुत ही छोटा हो गया, मतलब इसको बनना तो ऐसा था लेकिन ये और छोटा हो गया। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज जैसे ये हमारा ऐसे आइज है तो यहाँ से आया, रेटिना यहाँ है, वो कहीं यहाँ मतलब उसके आगे जाके बनता है। इमेज फाउंड बिहाइंड रेटिना, ये मतलब रेटिना से भी दूर जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये हमारे नॉर्मल शेप की आइज होती तो इमेज यहाँ बनता, लेकिन अब ये छोटी हो गई, ये जो आई बॉल थी वो छोटी हो गई, मतलब ऐसे हो गई, तो इमेज अब जाके कहाँ बन रहा है, इसके पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगाएंगे, वो लेंस हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये सब मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं कैसे याद रखना है, अगर आपने पीवाईक्यू सेशन अटेंड किया होगा तो सब कुछ आपको याद होगा, इसलिए दोबारा नहीं बताते हैं। तो करेक्शन कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा के। अब एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसको हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा मीन्स क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है जरा, जरा मीन्स होता है बूढ़ा यानी ओल्ड एज। तो देखो ओल्ड एज में यानी ओल्ड एज विजन जो होता है वो होता है हमारा प्रेस बायोपिया। तो इसका कारण क्या होता है, वीक सिलेरी मसल, जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। करेक्शन कैसे करते हैं, बाई फोकल लेंस लगा के, अपर में यहाँ पे कॉनकेव लगा देंगे, लोअर में कॉन्वेक्स, ताकि वो दूर की और पास की दोनों चीज़ें अच्छे से देख सकें। अब एक टर्म है यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म। क्या है एस्टिग्मेटिज्म, इसको हम बोलते हैं ब्लर्ड विजन, और इसका कारण क्या होता है, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस सरफेस। और करेक्शन कैसे करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस लगा के। बस मेन जो पॉइंट है वही याद रखो, इतना काफ़ी है। कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट जिसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस बिकम क्लाउडी एंड मिल्की, मतलब यहाँ पे ये वाइट सा इस पर कुछ मेम्ब्रेन जम जाते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्लाउडी या फिर मिल्की हो जाता है। और यहाँ पे पार्शियल या फिर कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है, यानी आदमी को बहुत हल्का दिखाई देगा या फिर पूरी तरह से वो अंधा हो जाएगा। और कैटरैक्ट का क्या उपाय है, यहाँ कोई लेंस काम नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होती है, सर्जरी होती है कैटरैक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सबसे पहले वहाँ पे क्या याद रखोगे, करंट। करंट का जो फॉर्मूला है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का जो यूनिट है कूलम और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बने हुए हैं, आपको चार्ज की टाइम की वैल्यू दे देगी, करंट पूछ लेगा, या फिर करंट टाइम की वैल्यू देके चार्ज पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई फॉर करंट, क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे जो फॉर्मूला वो क्या है, बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू है हमारा वर्क डन, क्यू हमारा चार्ज।
तो डब्लू वर्क को क्या बोलते हैं, जूल, उसकी यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी फॉर्मूला याद रखना सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे V बराबर यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर एक और होता है जिसको हम ओम ला बोल देते हैं, ओम्स ला। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस, यानी V इक्वल टू आई आर, ऐसे याद रखना, वीर, V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट देखो क्या है, देखो अब आता हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू, हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं रो, रो। तो रो क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपान ए, कैसे याद रखोगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपान ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस एरिया के या लेंथ के किस तरह से इस पर डिपेंड करता है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, दिखा देंगे, बस जल्दी से PDF तैयार हो जाए तब। तो देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपान ए। देखो इसका मकसद ये है, ये जो वीडियो आपको दे रहे हैं फॉर्मूले का, कि एक बार आप सारे फॉर्मूले से गो थ्रू हो जाओ ताकि आप समझ पाओगे किस तरह से किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपान ए, तो जो रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और याद रखना जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब अगर यहाँ पे जैसे हमने देखा R बराबर रो एल बाई ए, अब अगर रो निकालना है तो रो इक्वल टू आर ए, मतलब ए चला जाएगा यहाँ, एल आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपान एल। देखो जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट है ओम, लेकिन जो ये है हमारा रेजिस्टिविटी, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टिविटी है उसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, ओम मीटर। अब देखो ये क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, आपको सर्किट बना के दे देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल दोनों एक साथ बनाते हैं। तो आप जो है कैसे सॉल्व करोगे, जो सीरीज में है वहाँ पे डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सेम वोल्टेज आता है। एडवांटेज क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, सेम वोल्टेज होता है, रिड्यूस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इजी टू ऑड ऐड डिवाइस। जैसे देखो आपके घर में देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा स्विच है, यहाँ पे हमने एक पंखा लगा दिया, ये एक गोल वाला पंखा है, और हमारे घर में एक हमने लाइट लगा दिया। अब एक तार यहाँ से कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है, तो ये हमारा हो गया पैरेलल। मतलब अगर हम चाहें इसका स्विच ऑफ कर दें तो हमारा ये फ़ैन, ये बल्ब ऑन रहेंगे। अगर हम चाहें इस फ़ैन को बंद कर दें, हमारा बल्ब ऑन रहेगा। अगर हम चाहें बल्ब को बुझा दें, केवल फ़ैन को ऑन कर दें, ऐसा। लेकिन अब मान लो अगर आप यहाँ पे, ये हमारा मतलब ये हो गया फ़ैन, और एक ये वाला फ़ैन हो गया, और एक यहाँ पे लाइट हो गया, हमने इसको ऐसे जोड़ दिया किसमें, सीरीज में, और यहाँ पे इनका एक ही सप्लाई है। मतलब अगर हमने प्लग को ऑन किया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, इसको बंद किया, तीनों ही बंद हो गए। मतलब ऐसा जो सिस्टम है वो सही नहीं है। मतलब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जिसका ज़रूरत है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बेटर होता है। हमारे घरों में जो यूज होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो एक आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। H है हमारा हीट, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर यानी P इक्वल टू वर्क अपान टाइम, या फिर इसी को एनर्जी अपान टाइम भी बोलते हैं। यूनिट इसकी वॉट या फिर जूल पर सेकेंड, जो हमारी सेम मतलब पावर जो हमने पढ़ा था वर्क डन वाले में, वही सेम यहाँ भी है। तो देखो एक तो हो गया पावर इक्वल टू वर्क अपान टाइम, और भी इसके अलग अलग वेरिएशन है। मतलब ये सब हम डिराइव करते हैं, आप डायरेक्ट याद रखो। अगर यहाँ पे वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के केस में बोले तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे देता है तो आप लगाएंगे P इक्वल टू V I। देख लेना क्या दिया क्या नहीं, उस बेस पे आप यहाँ पे 3 फॉर्मूला पावर का याद रखना, और तीनों ही आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो P इक्वल टू वर्क अपान टाइम, ये तो आपको याद ही है। ये दो और याद रखो, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R और PVI, P बराबर VI।
तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारे मेन फार्मूलाज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप क्या करना, जो मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पे बहुत सारी थियरी दी हुई हैं। और हाँ, आप जो है मैक्सवेल हैंड रूल, मतलब लेफ्ट हैंड रूल, और वहाँ पे राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल है उसको भी अच्छे से देख लेना। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा थियरी थी इसलिए मैंने नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और एक लास्ट जो चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप ऑलरेडी मतलब खुद से ही उसको पढ़ सकते हो। वहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, जो उनके लिमिटेशंस है ना उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बार बार DSSS भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ बाइंड एनर्जी, या फिर मतलब थर्मल एनर्जी, इस तरह से वो पूछते रहते हैं। तो उसको अच्छे से रीड कर लेना। तो चलो इसको सेशन को यहीं पे इन करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।